गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुलक पॉलीमर्स और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बहुलकीकरण, बहुलकन, पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, बहुलक क्या होते हैं और बहुलकों का वर्गीकरण हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुलकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुलकन के प्रकार। बहुलकन अंग्रेजी में कहेंगे इसको पॉलीमराइजेशन, दो प्रकार का होता है। योगात्मक बहुलकन या इसको बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलकन, एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और दूसरा होता है संघनन बहुलकन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो दो टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है। देखो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया बहुलकन क्या होता है। वह प्रक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में संयोग करके एक वृहद अणु बनाते हैं, है ना। हजारों की संख्या में सरल अणु आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, एक वृहद अणु बना लेते हैं और इस प्रक्रम को ही कहते हैं बहुलकीकरण या बहुलकन। वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु आपस में संयोग करके बड़े अणु, वृहद अणु बनाते हैं, इस प्रक्रम को कहते हैं बहुलकन। देखो यहां पर ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एथीन है, एथीन के एन अणु, एन जो है ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, हजारों की संख्या में एथीन के अणु ऑक्सीजन या पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में और इन कंडीशन में 350 केल्विन से 570 केल्विन ताप पर 1000 से 2000 वायुमंडल दाब पर एथीन के बड़ी संख्या में अणु, हजारों की संख्या में अणु आपस में जुड़ करके एक वृहद अणु बनाते हैं, जिसको कहते हैं, वृहद अणु को, मैक्रोमोलिक्यूल को कहते हैं बहुलक, पॉलीथीन बहुलक। एथीन से बनता है तो इसको बोलेंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन बहुलक। ऐसे ही ये दूसरा एग्जांपल है, ये हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है, एन अणु लिए हुए हैं, NH2 CH2 का होल 4 NH2, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। और ये है एडिपिक अम्ल, N ये कार्बोक्सिल समूह, CH2 का होल 4 COOH, ये एडिपिक अम्ल। जब इनको 553 केल्विन टेम्परेचर पर, उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो ये अणु आपस में संयोग करके, बड़ी संख्या में ये अणु आपस में संयोग करके एक वृहद अणु बनाते हैं। ये वृहद अणु बनाते हैं, ये इसका होल एन, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ये रिपीटिंग यूनिट इसको कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके ये बहुलक बनाते हैं, नाइलोन 6। ऐसे यहां पर ये CH2 ये रिपीटिंग यूनिट है, पुनरावृत्ति इन यूनिटों की होती है। ऐसी यूनिटें, हजारों की संख्या में ऐसी यूनिटें आपस में जुड़ी होती है, तो ये बनता है नाइलोन 6। अच्छा देखो ये, और जिन सरल अणुओं से बहुलक बनता है वो सरल अणु क्या कहलाते हैं, उन सरल अणुओं को कहते हैं एकलक। यानी कि एथीन क्या है, एकलक, मोनोमर है ना। और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एडिपिक अम्ल क्या है, ये एकलक है। एकलक वे सरल अणु होते हैं जिनसे बहुलक का निर्माण होता है ना। और बहुलक बनाने में समान या भिन्न प्रकार के सरल अणु भाग ले सकते हैं। तो योगात्मक बहुलकन किसे कहते हैं। अब देखो यहां पर एथीन के बहुत सारे अणु आपस में संयोग करके ये वृहद अणु बनाते हैं, पॉलीथीन बहुलक। अब बहुलक के साथ में कोई अन्य दूसरा अणु, कोई दूसरे छोटे अणु नहीं बन रहे हैं, केवल ये बनता है पॉलीथीन बहुलक। और ये जो बहुलक होते हैं ना, इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो बहुत उच्च होता है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 U तक हो सकता है। तो जो बहुलक बनता है यहां पर, इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो जो एकलक है, ये इसका एकलक ये है, इसका ये
पूर्ण गुणित होता है, इसको बोलते हैं योगात्मक बहुलकन। तो इस प्रकार का बहुलकन कहलाता है योगात्मक बहुलकन। और ध्यान रखो, या इसको बोलते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। और जो योगात्मक बहुलकन होता है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें बहुलक अणु के साथ में अन्य कोई दूसरे अणु, बहुलक के अणुओं के अलावा अन्य दूसरे अणु नहीं बनते। जबकि जो संघनन बहुलकन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें देखो, इसमें भी ये जो सरल अणु है ना, हजारों की संख्या में आपस में संयोग करके उच्च अणुभार का ये एक वृहद अणु बनाते हैं, इसको बोलते हैं संघनन बहुलक। और इस प्रक्रम को कहते हैं संघनन बहुलकन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बहुलक के साथ में छोटे अणु भी बनते हैं, H2O, और इसके अलावा भी अणु बनते हैं जैसे CO2, जैसे NH3, जैसे एल्कोहल का अणु भी, ये भी अणु बनते हैं। और जो संघनन बहुलक बनता है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो सरल अणुओं यानी कि एक लकों के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणित नहीं होता। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, योगात्मक बहुलकन क्या होता है। योगात्मक बहुलकन में समान या भिन्न प्रकार के अणु भी भाग ले सकते हैं। इसमें भी जो बहुलक बनता है ना, यहाँ तो एक प्रकार के समान अणु भाग लेते हैं, है ना। और ये क्या कहलाते हैं, एकलक। जिन अणुओं से, जिन सरल अणुओं से बहुलक बनता है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एकलक, मोनोमर, है ना। तो जो बहुलक होता है ना, बहुलक समान या भिन्न प्रकार के एकलकों से बहुलक का निर्माण हो सकता है। योगात्मक बहुलकन में प्रयुक्त होने वाले एकलक असंतृप्त यौगिक होते हैं, जैसे एल्कीन, एल्काडाइन, और इनके व्युत्पन्न होते हैं। और देखो, ये जो बहुलक बनता है योगात्मक बहुलक में, इसकी श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि, देखो यहां पर ये बड़ी संख्या में CH2 अणु आपस में, CH2 इकाइयां, रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। तो बहुलक की श्रृंखला में वृद्धि मुक्त मूलक व आयनिक स्पीशीज बनने से होती है। योगात्मक बहुलक की श्रृंखला में वृद्धि मुक्त मूलक व आयनिक स्पीशीज बनने के कारण होती है। मतलब ये जो योगात्मक बहुलक है ना, इसकी जो श्रृंखला की लंबाई, अणु की जो ये चेन है ना, CH2 ये जो इकाइयां जुड़ी हुई है, इसमें जो वृद्धि होती है ना, वो मुक्त मूलक, उसमें मुक्त मूलक बनते हैं व आयनिक स्पीशीज बनती है। तो मुक्त मूलक व आयनिक स्पीशीज बनने से श्रृंखला में, बहुलक की श्रृंखला में वृद्धि होती है। और मुक्त मूलक मतलब उसमें मुक्त मूलक भी बन सकते हैं, आयनिक स्पीशीज भी बन सकते हैं। फिर भी जो मुक्त मूलक नियंत्रित योग, मुक्त मूलक नियंत्रित योग, फ्री रेडिकल गवर्नड एडिशन सामान्य विधि है। एडिशन सामान्य विधि है। मतलब जो योगात्मक बहुलक होता है ना, योगात्मक बहुलक के निर्माण में सामान्यतः मुक्त मूलक भाग लेते हैं।
मुक्त मूलक नियंत्रित योग जो है ये सामान्य विधि है। अब देखते हैं योगात्मक बहुलकन की क्रिया विधि। योगात्मक बहुलकन की क्रिया विधि, जो योगात्मक बहुलक होते हैं, योगात्मक बहुलकन की क्रिया से बनते हैं। तो योगात्मक बहुलकों का निर्माण मुख्यतः मुक्त मूलकों द्वारा होता है। तो योगात्मक बहुलकों के निर्माण की यह है मुक्त मूलक क्रिया विधि। देखो ये जो योगात्मक बहुलक होते हैं, योगात्मक बहुलकन की क्रिया से बनते हैं। तो योगात्मक बहुलकन में एल्कीन, योगात्मक बहुलकों का निर्माण किससे होता है? एल्कीन अथवा डाइईन व उनके मतलब एल्कीन और डाइईन के व्युत्पन्नों से होता है। कुछ उदाहरण हमने पहले देखे हैं, कुछ आगे देखेंगे। जो योगात्मक बहुलक होते हैं, योगात्मक बहुलकों का निर्माण एल्कीन और डाइईन मतलब जिनमें एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। डाइईन जिनमें 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, वह उनके व्युत्पन्नों से होता है। विभिन्न प्रकार की एल्कीन अथवा डाइईन और उसके व्युत्पन्न मुक्त मूलक जनक बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटिल पेरोक्साइड की उपस्थिति में इनका बहुलकन होता है। इनको मुक्त मूलक जनक कहते हैं। इन्हें मुक्त मूलक जनक इसलिए कहते हैं इन पेरोक्साइडों को, क्योंकि ये मुक्त मूलकों का निर्माण करते हैं। इनके द्वारा फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनते हैं, और जो मुक्त मूलक बनते हैं ना, वो पॉलीमेराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको वे मुक्त मूलक आरंभ करते हैं। और ये मुक्त मूलक कहीं से प्राप्त होते हैं? इन पेरोक्साइडों से प्राप्त होते हैं। इसलिए इनको प्रारंभक इनिशिएटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉलीमेराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसका ये आरंभ करते हैं। और ये एक तरीके से ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जो पॉलीमेराइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये पेरोक्साइड जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो विभिन्न प्रकार की एल्कीन, डाइईन और उनके व्युत्पन्न मुक्त मूलक जनक जैसे ये विभिन्न पेरोक्साइड की उपस्थिति में इनका बहुलकन होता है, पॉलीमेराइजेशन होता है। उदाहरण के लिए एक एल्कीन लेते हैं, एथीन। एथीन का बहुलकन होता है पॉलीथीन में। देखो ये एथीन है। एथीन का पॉलीमेराइजेशन होता है तो बनता है पॉलीथीन बहुलक। पॉलीथीन बहुलक बनता है। और पॉलीथीन बहुलक कैसे बनता है? एथीन से पॉलीथीन बहुलक, जब एथीन को गर्म करते हैं, गर्म करने पर या एथीन देखो ये होता है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N अणु लिए, N अणुओं की बड़ी संख्या है। जब एथीन को गर्म करते हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड की अल्प मात्रा के साथ मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देने पर एथिलीन से पॉलीथीन बहुलक बनता है। ये बड़ी संख्या में एथिलीन के अणु आपस में संयोग करके ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पॉलीथीन बहुलक बनाते हैं। पॉलीथीन बहुलक है ना, बहुलक मतलब एक वृहद अणु बनाते हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, n ये हजारों की संख्या में अणु आपस में जुड़ करके एक वृहद अणु, बड़ा अणु बना लेते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीमर बहुलक। और बहुलक का नाम क्या है? पॉलीथीन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एथीन के बहुत सारे अणु आपस में
यहाँ पर जुड़े हुए हैं पॉलीथीन बहुलक में। और ये CH2 क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट है, ऐसी हजारों यूनिटें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं ये जो पॉलीथीन बहुलक बनता है इसका निर्माण मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा होता है। मुक्त मूलक बनते हैं जिसके द्वारा ये पॉलीथीन बहुलक बनता है। तो अब हम देखते हैं इस पॉलीथीन बहुलक के निर्माण की क्रियाविधि, इस बहुलक का निर्माण किस प्रकार से होता है। परोक्साइड योगात्मक बहुलक बनने में परोक्साइड जो होते हैं वो मुक्त मूलक जनक का कार्य करते हैं, प्रारंभक का कार्य करते हैं और ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखो जैसे हमने अभी आपको बताया कि बेंजोइल परोक्साइड की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देने पर एथीन पॉलीथीन बहुलक में कन्वर्ट होता है। तो वो बहुलक किस प्रकार से बनता है, पॉलीथीन बहुलक किस प्रकार से बनता है। देखो ये है C6H5CO है ना, OC डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड, देखो जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है ये मुक्त मूलक जनक का कार्य करता है। इससे ये मुक्त मूलक उत्पन्न करता है, इससे मुक्त मूलक बनते हैं। किस प्रकार से, देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, इसका होमोलिटिक विदलन होता है, इसका होमोलिटिक विदलन होता है। तो ये साझे का, ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म टूटता है। होमोलिटिक विदलन में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं पर बराबर बराबर बढ़ जाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, तो ये दो एक अणु से ये दो बेंजोइल मूलक बनते हैं 2C6H5 है ना। ये CO और O के ऊपर एक बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये बनता है बेंजोइल मूलक। और ये जो इसका नाम क्या है, बेंजोइल मूलक। अब इसका भी यहां पर होमोलिटिक विदलन होता है। ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म टूटता है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो फेनिल समूह का कार्बन है ना इसके ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया वो इसके साथ में अभिक्रिया करके वो बना लेता है CO2 और ये बनता है 2C6H5 है ना। इसके ऊपर यहां से ये जो बॉन्ड टूटा ना, एक इलेक्ट्रॉन अब इसके पास में है, फेनिल समूह के किसी कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और ये बनता है CO2 है ना। CO2 बन गया ये है ना। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां जो आया वो इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये बनता है फेनिल मूलक, ये बनता है फेनिल मूलक। अब ये जो फेनिल मूलक होता है, ये फेनिल मूलक एथीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना उस पर इसका योग होता है इस प्रकार से। ये C6H5 है ना। मुक्त मूलक क्या होते हैं, मुक्त मूलक विद्युत उदासीन परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जिनके पास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है जो मुक्त मूलक होते हैं। इसी वजह से ये अनुचुंबकीय होते हैं। ये जो फेनिल मूलक बना, अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, एथीन का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये उसके साथ में उस पर इसका योग होता है। तो किस प्रकार से, देखो यहां इसका ये बॉन्ड टूटता है, इसका होमोलिटिक विदलन होता है। होमोलिटिक विदलन होने पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाएगा, एक इसके पास में चला गया। अब जो इसके पास में चला गया उसने एक कार्बन के पास में जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में एक सहसंयोजी बंध ये बना लेता है।
तो C6H5 और ये बन जाता है CH2CH2, है ना। अब देखो यहाँ कार्बन और ये जो C6H5 समूह का कार्बन है सहसंयोजी अबंध बन गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक विदलन इसका हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजी बंध बना दिया, और जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गया वो ये है। तो इस प्रकार से जो फेनिल मूलक बनता है ना, वो एथीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से क्रिया करके एक नया और अधिक बड़ा मूलक बना लेता है। देखो, जब एथीन को बेंजोइल पेरोक्साइड की अल्प मात्रा की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो पॉलीथीन बहुलक बनता है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है? अभिक्रिया का जो प्रारंभ होता है ना, जो बहुलकन की जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है, उसका प्रारंभ इस प्रकार से होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड से ये फेनिल मूलक बनता है, और ये फेनिल मूलक एथीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अभिक्रिया करके, देखो ये फेनिल मूलक बना। अब ये फेनिल मूलक एथीन के अणु के साथ में इसका इसकी अभिक्रिया होती है, तो ये नया मूलक बनता है ना। तो इस पद को कहते हैं, देखो ये जो पेरोक्साइड होते हैं ना, पेरोक्साइडों को प्रारंभक इनिशिएटर कहते हैं, क्योंकि इनसे मुक्त मूलक बनता है, और ये जो मुक्त मूलक बनता है ना, यही पॉलीमेराइजेशन की प्रक्रिया को ये शुरू करता है। तो ये जो मुक्त मूलक बना, एथीन के साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इसका योग हुआ, तो इससे एक नया और अधिक बड़ा मूलक बन गया। देखो इसमें ये CH2CH2 और जुड़ गया, तो नया और अधिक बड़ा मूलक बनता है, और इस पद को कहते हैं, इस पद को, इस चरण को, इस स्टेप को कहते हैं श्रृंखला प्रारंभक पद। इस पद को कहते हैं श्रृंखला प्रारंभक पद। इसको कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। देखो ये जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है योगात्मक बहुलक बनने की, इसमें योगात्मक बहुलक का निर्माण 3 स्टेप में होता है, 3 पदों में होता है। पहला पद ये होता है श्रृंखला प्रारंभक पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। जब ये मूलक एथीन के दूसरे अणु के साथ में अभिक्रिया करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके दूसरे अणु के साथ में अभिक्रिया करता है, ऐसे ही इसका जो है, इसका होमोलिटिक विदलन होता है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजी बंध बना लेता है, और वो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहता है। तो ये एक नया और पहले से बड़ा मूलक बन जाता है। C6H5 CH2 CH2, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आया था, तो वो इसके साथ में ये वो सहसंयोजी बन गया CH2, और ये CH2, है ना। तो जब ये मूलक एथीन के दूसरे अणु के साथ में अभिक्रिया करता है, तो एक नया और पहले से बड़ा मूलक बनता है। इस प्रकार से इसमें, इस मूलक में एथीन के अणु जुड़ते जाते हैं, CH2 अणु इसमें जुड़ते जाते हैं, और नया और पहले से बड़ा मूलक बनता जाता है ना। इस प्रकार से जब बड़ी संख्या में इसमें CH2 अणु जुड़ते जाते हैं, तो पहले से बड़ा और नया मूलक बनता है, और बड़े मूलकों के द्वारा इस अनुक्रम, इस सीक्वेंस की पुनरावृत्ति होती है, जिससे अभिक्रिया आगे की दिशा में जाती है, अग्र दिशा में होती है ना। तो पहले से बड़ा मूलक बनता है, जिसमें ये जो
का CH2 जो चेन है ना, क्योंकि जब एथीन के अणु के साथ में जुड़ता है तो लगातार चेन में वृद्धि होती है। तो इस वजह से इस स्टेप को कहते हैं श्रृंखला संचरण पद, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, क्योंकि इस चरण में मूलक जो है ना, जो नए मूलक होते हैं वो एथीन के अणु के साथ में अभिक्रिया करके अधिक बड़े मूलक बनाते जाते हैं, है ना। इस मूलक में ये CH2 की बहुत सारी इकाइयां, हजारों की संख्या में इकाइयां आपस में जुड़ी रहती है। और जब ये मूलक, ये कहलाते हैं दीर्घ श्रृंखला मूलक, है ना, क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु की लंबी चेन होती है। ये दीर्घ श्रृंखला वाले मूलक अन्य मूलकों के साथ में विभिन्न प्रकार से संयोजित होकर के ये बहुलक का निर्माण करते हैं। देखो, जैसे एक मूलक हमने ये बनाया, है ना, और C6H5 CH2 का होल n, ये रिपीटिंग यूनिट है। ये बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब तक मैंने आपको दो पद बताए हैं, श्रृंखला प्रारंभक पद, दूसरा संचरण पद, और तीसरा पद ये है, ये जो मूलक है ना विभिन्न प्रकार से आपस में संयोग कर सकते हैं दूसरे मूलकों के साथ में जुड़ करके और बहुलक का निर्माण करते हैं। और एक प्रकार यहाँ पर, क्योंकि विभिन्न प्रकार से जुड़ सकते हैं, तो एक प्रकार यहाँ पर मैं ये यहाँ पर दर्शा रहा हूं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। देखो, एक मूलक ये हो गया दीर्घ श्रृंखला मूलक, एक दीर्घ श्रृंखला मूलक ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजी बंध बना देता है C6H5, इसको लिखो पहले यहां तक, C6H5 ये CH2 है ना का होल n CH2 यहां तक आ गई। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में ये बना दिया सहसंयोजी बंध, है ना। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे हम, और ये CH2, अब यहां पहुंच गए CH2 का होल n C6H5। अब देखो, ये जो पद कहलाता है ना, ये कहलाता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, क्योंकि यहां पर जब दो मूलक आपस में संयोग करते हैं ना, तो जो चेन की जो ग्रोथ होती है उस पर स्टॉप लग जाता है, वो चेन की ग्रोथ अब आगे बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये पद कहलाता है श्रृंखला समापन पद, और इस प्रकार से ये बनता है पॉलीथीन बहुलक, है ना। तो योगात्मक बहुलक का निर्माण जो होता है ना, वो 3 पदों में होता है। पहला पद मैंने आपको क्या बताया, पहला पद बताया मैंने चेन इनिशिएशन स्टेप, श्रृंखला प्रारंभक पद। और दूसरा पद क्या था, चेन प्रोपेगेटिंग या प्रोपेगेटिंग स्टेप, और तीसरा स्टेप ये है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो इस प्रकार से
मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा पॉलीथीन बहुलक का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।